प्यारे विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने किया था 1857 का विद्रोह भाग 7 और उसी श्रृंखला में आज भाग 8। इससे पहले हम 7 व्याख्यान कर चुके हैं। किस प्रकार से विद्रोह शुरू हुआ और भारत के दूसरे हिस्सों में फैला, और फिर यह बात निकल के आई कि यह एक विद्रोह नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता संग्राम था, जो कि वीर सावरकर ने कहा था। अंग्रेज इसको सैनिक विद्रोह कहते रहे, लेकिन ये विद्रोह से बहुत व्यापक था। इससे जस्ट पहले वाले व्याख्यान में हमने 1857 के विद्रोह के कारणों में राजनीतिक कारण किए थे। राजनीतिक कारणों में हमने जो प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की थी, उसमें पंजाब का विलय, कि कैसे अंग्रेजों ने पंजाब का विलय कर लिया, सिंध का विलय कर लिया, साम्राज्यवादी नीति की भूख, साम्राज्यवादिता की भूख में अवध को भी अंग्रेज निगल गए। अवध जो कि 1765 से लेकर के और 1856 तक कंपनी का आज्ञाकारी व वफादार राज्य बना रहा, कभी कंपनी को चुनौती नहीं दी, राजनीतिक सत्ता को कभी चुनौती नहीं दी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की नीति ब्रिटिश भारत का विस्तार करना था, और फिर उसने उचित अनुचित का विचार त्याग दिया। और इतना ही नहीं, पिछले व्याख्यान में हमने यह भी किया था कि हमारे देश में दोनों कौम, हिंदू और मुसलमान, में गोद लेने की प्रथा थी। यदि कोई राजा निसंतान था तो वह अपने परिवार में से किसी का, रिश्तेदारी में से कोई बच्चा गोद ले लेता था और वो उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारी गोद लेने की जो प्रथा है उसको समाप्त कर दिया, और फिर उन्होंने एक एक करके 8 राज्यों को इस गोद लेने की प्रथा समाप्त करने के बाद अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इनमें सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर, बरार, जैतपुर, बघाट और उदयपुर। उदयपुर यह नहीं है जो राजस्थान में है, उदयपुर उड़ीसा में। पिछले व्याख्यान में हमने यह भी चर्चा की कि अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ निंदनीय व्यवहार किया, और उन्होंने यहाँ तक धमकी दे दी लॉर्ड कैनिंग ने कि उनसे, मुगलों से, लाल किला खाली करवा लिया जाएगा सम्राट के, और सम्राट के वंशजों को कुतुब मीनार के पास एक स्थान दे दिया जाएगा। यह हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पिछले अध्याय में हमने यह भी किया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ऐसी थीं जिससे भारत के लोगों को, क्रांतिकारियों को लग रहा था कि अंग्रेज सैनिक अजय समझे जाते थे, परंतु क्रीमिया और अफगानिस्तान के युद्धों में उनकी जो
दुर्दशा हुई थी, भारतीयों को लग रहा था कि वो भी अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। और फिर जो सबसे बड़ा जो लग रहा था, एक ऐसा माहौल बन रहा था, एक ऐसी चर्चा चल रही थी कि रूस भारत पर आक्रमण कर देगा और फारस रूस का साथ देगा। इससे भी भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रोत्साहन मिला। अभी हम कर रहे हैं प्रशासनिक कारण, जो कि 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। उन प्रशासनिक कारणों में जो प्रमुख 3 कारण, हम 3 बिंदुओं में हम कर रहे हैं इसको। पहला है ब्रिटिश शासन व्यवस्था। ब्रिटिश शासकों की नीति के अलावा उनके शासन करने के तरीके से भी भारतीय विद्रोह करने को उत्तेजित हुए। उनके द्वारा किए हुए प्रशासनिक परिवर्तनों ने भारत में प्रचलित व्यवस्था को झकझोर दिया। ये परिवर्तन व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत कष्टप्रद तथा अलोकप्रिय प्रमाणित हुए। विशेषकर न्याय प्रशासन, जो उनकी न्यायिक नीति थी, अत्यधिक असंतोष का कारण बनी। अंग्रेजों की विधि प्रणाली पूर्ण रूप से नवीन थी, जिससे भारतीय परिचित नहीं थे। आम भारतीय की बात कर रहे हैं हम, उन भारतीयों की बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत पढ़े लिखे थे, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी, नगण्य थी। ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान था। कंपनी सरकार ने यह समानता का सिद्धांत यहां प्रचलित नहीं किया। इसके अतिरिक्त कानून की यह प्रणाली खर्चीली भी थी, जटिल भी थी और विद्यार्थियों, व्यवधान के लिए क्षमा, बीच में कोई तकनीकी कारण। हम बात कर रहे थे कि उनकी जो न्याय प्रणाली थी वो भी बड़ी खर्चीली थी, जटिल थी और न्याय प्राप्त करने में भारतीयों को बहुत समय नष्ट करना होता था। अब आप जानते हैं कि भारत में क्या न्याय प्रणाली थी। सबसे बड़ी तो हमारी ग्राम पंचायतें थी विद्यार्थियों। ग्राम पंचायत में पूरी पंचायत बैठती, पंच बैठते, मुखिया बैठता, वहीं पर आरोपी, वहीं पर जो फरियादी है वो अपनी फरियाद करता, आरोपी का पक्ष सुना जाता और फैसला दे दिया जाता। ये प्रणाली भारत में रही, लेकिन जो अंग्रेजी प्रणाली थी, जैसे आज हम कोर्ट्स में देखते हैं कि तारीख पे तारीख, फिर अगली, फिर तारीख, तो ये इसमें समय नष्ट होता था। वैसे भी अंग्रेज न्याय के क्षेत्र में स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय न्यायाधीशों की अदालतों में अंग्रेजों के मुकदमे पेश नहीं किए जाते थे और किसकी अदालत में पेश किए जाते थे? उसकी अदालत में पेश किए जाते थे जिसमें अंग्रेज न्यायाधीश हो, और अंग्रेज न्यायाधीश पक्षपात करते थे। तो एक तो ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था, दूसरा उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्तियां। उच्च पद किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजी शासन प्रणाली में एक अन्य दोष यह था कि सैनिक व असैनिक सभी सार्वजनिक सेवाओं के उच्च पद यूरोपियन व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। योग्य होने पर भी सेना में एक भारतीय को बड़े से बड़ा जो पद है
सूबेदार का ही प्राप्त हो सकता था, जिसको बहुत कम वेतन मिलता था और जो पॉलिसी मेकर नहीं था, जो कमांड नहीं दे सकता था, उसको अपने ऊपर वाले अधिकारी से लेना होता था। वो ये कम महत्व का पद है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। असैनिक सेवाओं में भारतीयों के लिए सबसे बड़ा जो पद है वो सदर अमीन का था, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। जब राजा राम मोहन राय, जो कि आप जानते हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक, राजा राम मोहन राय के जो पुत्र हैं राम राजा को आईसीएस के पद के बराबर का पद दिया गया, तो अंग्रेजी अखबारों में चिंता व्यक्त की गई। समझ रहे हैं आप? अंग्रेजों को चिंता हो गई कि एक भारतीय को इतना बड़ा पद, भारतीय चाहे कितने ही योग्य हों, अंग्रेज उनको अपने बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहते थे। अंग्रेजों में सुप्रीमो का एक जो भाव था वो उनके अंदर था। इससे स्पष्ट है कि कार्य कुशल होने पर भी अंग्रेज भारतीयों को उच्च पद देने के पक्ष में नहीं थे। यद्यपि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह आश्वासन दिया गया था कि धर्म, वंश, जन्म, रंग या अन्य किसी आधार पर सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। परंतु अंग्रेजों ने इस सिद्धांत का भारत में पालन नहीं किया। धरातल पर ये जो समानता की बात 1833 के चार्टर में की गई कि अपॉइंटमेंट्स में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो धर्म, वंश, रंग और कोई भी भेद जो है वो अपॉइंटमेंट्स को प्रभावित नहीं करेगा, सिर्फ योग्यता देखी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे भारत में जो शिक्षित लोग थे, हालांकि परसेंटेज कम था, लेकिन असंतुष्ट थे। और एक भारतीय जो बड़ा समुदाय जो अशिक्षित था, जब उनको इस बात की जानकारी मिल रही थी कि हमारे योग्य और शिक्षित भारतीयों को अंग्रेज बड़ा पद नहीं देते हैं, तो उनके अंदर रोष व्याप्त होना, उनमें गुस्सा आना, क्रोध आना या फिर क्रांति के लिए उतर जाना एक स्वाभाविक सी बात थी। भारतीय मुसलमान इससे इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में पद प्राप्त करना वे अपना अधिकार मानते थे, क्योंकि वे मानते थे कि अंग्रेजों ने सत्ता मुगलों से ही प्राप्त की है। लेकिन विद्यार्थियों, ये बात सही नहीं है। अंग्रेजों ने जो सत्ता प्राप्त की थी वो मराठों से प्राप्त की थी। आपको ध्यान है कि शाह आलम द्वितीय जब दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रहा था, तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में जो प्रवेश दिलाने का कार्य है वो मराठों ने किया था, और मराठों के संरक्षण में वो सम्राट था। तो सत्ता सही मायने में उस समय मराठों के हाथ में आ गई।
और फिर मराठा अंग्रेज युद्ध हुए जिसमें मराठे पराजित हो गए। तो लेकिन मुसलमान मानते थे कि अंग्रेजों ने सत्ता मुगलों से प्राप्त की है और मुगल इस देश के अंदर 1526 से शासन कर रहे थे, तो वो भी असंतुष्ट थे, हिंदू भी असंतुष्ट थे। तीसरा जो दूसरी जो हम बात कर रहे हैं उच्च पद अंग्रेजों के लिए, तो मैं यहाँ आपको ये कहना, इसमें अंदर ऐड करना चाहता हूँ कि भारत में अंग्रेज जो है अपने आप को सर्वोच्च मानते थे और भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित होने के साथ ही प्रशासन में एक ऐसा ब्रिटिश वर्ग विकसित हुआ जो भारतीयों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो भारतीयों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक मानते थे। भारतीयों के साथ में जानवरों जैसा वो व्यवहार करते थे। तो अंग्रेज बिल्कुल अपने आप को सुप्रीम मानते थे और यह बात भारतीयों को नापसंद थी। इससे शासक व शासित, शासक अंग्रेज, शासित भारतीय, शासक व शासित, शासक व शासित के बीच खाई बढ़ती गई और 1857 में विस्फोटक स्थिति हो जाने पर भी सरकार को इसका आभास नहीं हो सका कि जनता क्या चाहती है। विद्यार्थियों, इसके बाद आर्थिक कारण हैं, वे हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त समझा जावे। हालांकि आगे स्लाइड्स हैं, लेकिन किसी तकनीकी कारण से मैं इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और जो प्रशासनिक कारण के बाद आर्थिक कारण की चर्चा है वो हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।